जब कोई अपना चला जाता है तो उसे दफनाना या उसका अंतिम संस्कार करना ये शायद इंसानियत की सबसे पुरानी और सबसे गहरी रस्मों में से एक है। ये सिर्फ एक विदाई नहीं है, ये अतीत में झांकने की एक खिड़की की तरह है। हजारों साल पहले की कब्रें हमें उन लोगों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं जो तब जीते थे। वो क्या मानते थे, उनका समाज कैसा था और वो जिंदगी और मौत को किस नज़र से देखते थे। तो सवाल ये है कि हमारे प्राचीन पूर्वज आखिरी अलविदा कैसे कहते थे। उनके अंतिम संस्कार के तरीके हमें उनके समाजों के बारे में, उनकी भावनाओं और उनके विश्वासों के बारे में क्या सिखा सकते हैं। चलिए आज इसी पुरातात्विक सफर पर चलते हैं और मिट्टी के नीचे दबे कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले एक निएंडरथल के फूलों वाली कब्र को देखेंगे, फिर गंगा के मैदानों में बसे शिकारियों के अंतिम संस्कार को समझेंगे और आखिर में हड़प्पा सभ्यता के बेहद दिलचस्प रिवाजों का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है अंतिम संस्कार के सबसे शुरुआती और शायद सबसे दिल को छू लेने वाले उदाहरणों में से एक से। हम बात कर रहे हैं इराक की ज़ाग्रोस पहाड़ियों में मौजूद शनिदर गुफा की। देखिए, 1957 और 1961 के बीच जब यहाँ खुदाई हुई तो 9 निएंडरथल कंकाल मिले। इनमें से एक, जिसे शनिदर 4 नाम दिया गया, वो लगभग 60,000 साल पुराना है और वो हमें कुछ बहुत ही खास बताता है। हुआ ये कि कंकाल के पास जो मिट्टी थी ना, उसमें फूलों के पराग मिले और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। रिसर्च करने वालों का मानना है कि इस बात का सबूत है कि उस व्यक्ति के प्रति गहरा सम्मान और लगाव था। जरा सोचिए, किसी को फूलों के साथ दफनाना ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक भावना है, एक रस्म है। और बस यहीं से प्रतीकवाद यानी सिंबलिज्म का आइडिया सामने आता है। आर्कियोलॉजी में प्रतीकवाद का मतलब है किसी चीज या काम के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझना। जैसे यहां फूल सिर्फ पौधे नहीं हैं, वो सम्मान, याद और शायद मौत के बाद की जिंदगी में विश्वास का प्रतीक बन जाते हैं। ये हमें बताता है कि हजारों साल पहले भी इंसान गहरी और अमूर्त बातें सोचता था। चलिए अब समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं, हजारों साल आगे बढ़ते हैं और इराक की एक गुफा से निकलकर मध्य पाषाण काल के दक्षिण एशिया में चलते हैं। यहां हमें अंतिम संस्कार का एक बिल्कुल ही अलग तरीका देखने को मिलता है। ये तस्वीर भारत के सराय नाहर राय की है। ये जगह करीब 10,000 साल पुरानी है और ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने मानव जीवाश्म रिकॉर्ड में से एक मानी जाती है। अब यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई कंकाल एक साथ मिले हैं, जो एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। सराय नाहर राय में दफनाने का काम बड़ा व्यवस्थित था। एक सामूहिक कब्रिस्तान जैसी जगह थी। शवों को उथली आयताकार कब्रों में लिटाया जाता था और उनकी दिशा पूर्व पश्चिम होती थी। दिलचस्प बात यह है कि कभी-कभी एक ही कब्र में एक से ज्यादा लोगों को भी दफनाया गया है। ये दिखाता है कि अब ये एक व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामुदायिक रस्म बन गई थी। और अब एक और बड़ी छलांग, हम पहुंचते हैं कांस्य युग की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता की दुनिया में। यहां आकर अंतिम संस्कार सिर्फ एक रस्म नहीं रह जाता बल्कि एक पूरी व्यवस्था बन चुका था। सिंधु घाटी की शहरी सभ्यता ने अपने मृतकों के लिए बहुत ही व्यवस्थित और अलग-अलग तरह के अनुष्ठान बनाए थे और ये उनके समाज की तरह ही काफी जटिल थे। हड़प्पा की साइट्स जैसे कि कालीबंगन में हमें कई तरह की कब्रें मिलती हैं। कहीं शव को पूरी तरह दफनाया गया है, कहीं बर्तनों में, और तो और कुछ प्रतीकात्मक कब्रें भी मिली जिनमें शरीर तो नहीं है लेकिन अंतिम संस्कार का सामान रखा है। कहीं कहीं 2 लोगों को एक साथ दफनाने और दाह संस्कार के बाद राख को कलश में रखने के भी सबूत मिले हैं। ये विविधता उनके जटिल विश्वासों को दिखाती है। ये नक्शा देखिए, हड़प्पा की दुनिया कितनी विशाल थी। और एक बहुत ही जरूरी बात यहां पता चलती है, उनके कब्रिस्तान हमेशा बस्तियों के बाहर होते थे, ज्यादातर पश्चिम दिशा में। इस जिंदा और मृत लोगों की दुनिया को जानबूझकर अलग रखने का एक साफ संकेत है, जो हमें पहले की संस्कृतियों में इतना स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। तो ठीक है, हमने ये अलग अलग तरीके तो देख लिए, पर इन सब से हमें पता क्या चलता है? चलिए अब इनकी तुलना करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये उस समय के समाज के बारे में क्या बताते हैं। देखिए, एक तरफ है शनिधर गुफा, जहां दफन रहने की जगह के अंदर ही था। ये एक छोटे से परिवार या समूह का बहुत ही व्यक्तिगत और भावनात्मक अनुष्ठान था। वहीं दूसरी तरफ है हड़प्पा सभ्यता, जहां शहरों के बाहर बड़े बड़े व्यवस्थित कब्रिस्तान थे।
ये एक जटिल शहरी समाज का संकेत है जहां रस्में भी तय थीं। मिट्टी के बर्तनों से लेकर गहनों तक हर चीज का एक मतलब था। ये सीधे सीधे समाज के विकास को दिखाता है। और मजे की बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी विविधता थी। जैसे लोथल में एक साथ 2 लोगों को दफनाने के कई मामले मिले हैं। कालीबंगन में तो अलग अलग तरह के दफन के लिए अलग अलग जगह थी। धोलावीरा में कब्रों को चूना पत्थर से बनाया गया था और उनमें कीमती सामान भी रखा जाता था। लेकिन हाँ, एक बात लगभग हर जगह एक जैसी थी, शव की दिशा उत्तर दक्षिण होती थी। ये उनके किसी साझा सांस्कृतिक विश्वास की तरफ इशारा करता है। और ये सामान यह हमें एक और बड़ी कहानी बताता है। कब्र के साथ मिला सामान असल में सामाजिक हैसियत का प्रतीक था। धौलावीरा में मिला सिलखड़ी का हार हो या लोथल में मिली तांबे की अंगूठियां, ये चीजें बताती हैं कि समाज में ऊंच नीच या कहें कि अलग अलग स्तर थे, और उनका मानना था कि व्यक्ति की ये हैसियत मरने के बाद भी उसके साथ रहती है। तो आखिरकार ये सारी कब्रें हमें बताती क्या है? सच कहूं को ये मृतकों के बारे में कम और जिंदा लोगों के बारे में कहीं ज्यादा बताती हैं। एक अकेली फूलों वाली कब्र से लेकर विशाल व्यवस्थित कब्रिस्तानों तक का जो ये सफर है ना, ये असल में मानव समाज के विकास का ही आईना है। ये कहानी है व्यक्तिगत भावनाओं से शुरू होकर एक सामुदायिक पहचान बनने की, और फिर एक जटिल सामाजिक ढांचे तक पहुंचने की। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। पहली बात, कोई समाज अपने मृतकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये हमें जिंदा लोगों की कहानी बताता है। दूसरी, जैसे जैसे समाज जटिल होता है, दफनाने की रस्में भी जटिल होती जाती हैं। तीसरी, कब्र की जगह और उसमें रखा सामान सामाजिक संगठन और हैसियत को उजागर कर सकता है। और आखिर में ये रस्में दिखाती हैं कि मौत और उसके बाद के जीवन को लेकर इंसानी विश्वास कितने पुराने और गहरे हैं। और ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारी कब्रें हमारी कहानी बताती हैं, तो भविष्य के पुरातत्वविद हमारे बारे में क्या कहेंगे? हमारी आज की विदाई की रस्में उन्हें हमारे समाज, हमारे विश्वासों और हमारी प्राथमिकताओं के बारे में क्या सिखाएंगी?